गुड मॉर्निंग। यूनिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जो 12th क्लास के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं उनका, और हम जो राजनीति विज्ञान का पार्ट फर्स्ट के अंदर अध्याय सेकंड चल रहा था हमारा, जिसमें हमने शक्ति के बारे में हमने चर्चा की, फिर उसके बाद में हमने सत्ता के बारे में चर्चा की। आज हम चर्चा करेंगे वैधता के बारे में कि सबसे पहले कि वैधता होती क्या है, तो वैधता का अर्थ क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, और वैधता किस प्रकार से शक्ति और सत्ता से मिलकर के किस प्रकार से शासन संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आती है वैधता। वैधता का अर्थ देखो, वैधता का अर्थ होता है साधारण तौर पे सहमति प्रदान कर देना। तो देखिए, इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के, इस शब्द की उत्पत्ति है वो लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। किससे हुई है? लेजिटिमस शब्द, जिसका अर्थ है लॉफुल। क्या कहा जाता है इसके अर्थ को? लॉफुल। लॉफुल का अर्थ होता है वैधानिकता। क्या होता है? वैधानिकता। तो इस प्रकार से देखिए, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के द्वारा वैधता को प्रतिपादित किया है, अरस्तु ने संवैधानिक शासनों के द्वारा वैधता को प्रतिपादित किया है, मनु ने मनुस्मृति के अंदर, कोटले ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंदर, हॉब्स, लॉक और रूसो ने दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को के स्थान पर दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत को समर्थन नहीं देकर के, और इन लोगों ने लोगों की सहमति के आधार पर वैधता को आधार बनाया है। किसने? हॉब्स, लॉक और रूसो ने, कि लोगों की सहमति है, उसी के परिणाम स्वरूप राज्य के परिणाम स्वरूप ही जो राज्य कब आया? जब उसको वैधता, लोगों की सहमति प्रदान हुई, तभी राज्य का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से आज के जो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है, उसके अंदर भी जनता की सहभागिता को ही राज्य की वैधता का जो प्रमाण है वो माना जाता है। साधारण तौर से जो वैधता का अर्थ है वो उस सहमति से दिया जाता है, कि साधारण तौर पे वैधता का क्या अर्थ है कि वह सहमति जो लोगों को द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वैधता। कि वह सहमति जो लोगों के द्वारा, जो जनता के द्वारा राज व्यवस्था को प्रदान की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं? वैधता। कहने का मतलब सहमति हो जाना, सहमति प्रदान कर देना, वही किस में बदल जाती है? वैधता में। वही क्या कहलाती है? वैधता। तो देखिए, इसका पहले शाब्दिक अर्थ समझ लेते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति, वैधता का अर्थ है, इस शब्द की उत्पत्ति, देखो इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है भाई? लैटिन भाषा के कौन सी भाषा के? लैटिन भाषा के लेजिटिमस, लेजिटिमस से हुई है। इस शब्द की, कौन से शब्द की? वैधता शब्द की उत्पत्ति है लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है। इसकी उत्पत्ति, जिसका अर्थ है, इस लेजिटिमिस का क्या अर्थ है भाई? लैटिन भाषा की इस लेजिटिमिस का क्या अर्थ है? लॉफुल। लॉफुल को क्या कहते हैं? अर्थात वैधानिकता। क्या कहा जाता है? वैधानिक। ता नहीं आएगा, वैधानिक। इसको क्या कहा जाता है? वैधानिक।
तो ये हमारा शाब्दिक अर्थ हो गया कि वैधता का अर्थ क्या है, इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस शब्द से हुई है, जिसका लेजिटिमस का अर्थ निकल के आता है हमारे सामने लॉफुल, और लॉफुल को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वैधानिक। क्या कहते हैं, वैधानिक। इसको देखो विभिन्न विद्वानों ने इस सहमति को अलग अलग रूपों में, जैसे प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा, जैसे विभिन्न विद्वानों के अंदर जैसे प्लेटो ने न्याय सिद्धांत द्वारा इसको प्रस्तुत किया है। अरस्तु ने किस प्रकार से, संवैधानिक शासन द्वारा। संवैधानिक शासन द्वारा। और मनु ने मनुस्मृति में प्रतिपादित किया है। मनु ने मनुस्मृति में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, हॉब्स लॉक और रूसो ने हॉब्स लॉक और रूसो ने, हॉब्स लॉक और रूसो ने लोगों की सहमति को, रूसो ने लोगों की सहमति, लोगों की सहमति को, लोगों की सहमति को राज्य की वैधता, राज्य की वैधता का आधार बताया है, कि राज्य की वैधता का आधार बताया है। किसने, हॉब्स लॉक और रूसो ने। इस प्रकार से देखो, इसी प्रकार से आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में, इसी प्रकार से देखो आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में, आधुनिक लोकतांत्रिक शासन में जनता की सहभागिता को, किसको, जनता की सहभागिता, किसको भाई, जनता की सहभागिता को, जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण, जनता की सहभागिता को, जनता की सहभागिता को जनता की सहभागिता को राज्य की वैधता का प्रमाण, राज्य की वैधता का प्रमाण वैधता का प्रमाण माना जाता है। तो इस प्रकार से हम साधारण तौर से अर्थ में अतः
साधारण तौर पर वैधता से तात्पर्य, साधारण तौर से वैधता से तात्पर्य क्या निकल कर के आता है हमारे पास में, उस सहमति से है, उस सहमति से है। कौन सी सहमति? उस सहमति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था, जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को दी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं भाई? वैधता। अब देखिए वैधता से तो साधारण तौर से तो देखिए वैधता से क्या तात्पर्य निकल करके आता है हमारा, ये हमारे को जो मैंने नीचे जगह नो निकालने ऊपर लिखा है मैंने यहाँ कि साधारण तौर पे जो भी हमने कि वैधता से अर्थ है इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लेजिटिमस से हुई है, जिसका अर्थ है लाफुल। लाफुल का अर्थ होता है वैधानिकता। प्लेटो ने इसको, विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने सिद्धांतों के द्वारा वैधता को प्रमाणित किया है। जैसे प्लेटो ने न्याय सिद्धांत के द्वारा इसको प्रमाणित किया है, अरस्तु ने संवैधानिक शासन के द्वारा वैधता का अर्थ बताया है, मनु ने मनुस्मृति में बताया है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के अंदर वैधता का अर्थ बताया है। हॉब्स लॉ को रूसों ने कहा है कि लोगों की सहमति को राज्य की जो वैधता का आधार बताया है। किसने? हॉब्स लॉ को रूसों ने। इस प्रकार से आज जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा देशों के अंदर है, उसके अंदर भी जनता जितनी ज़्यादा सहभागी होगी उतनी ही राज्य की प्रमाणिकता माना जाएगा। उस प्रमाणिकता का आधार क्या है? वैधता। इस प्रकार से हम साधारण तौर से वैधता का अर्थ क्या ले सकते हैं कि साधारण तौर पे हम वैधता उससे कह सकते हैं कि वह सहमति जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था को प्रदान की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वैधता। कहने का मतलब इसमें एक शब्द को ध्यान में रखना है, सहमति को। जब राजनीतिक व्यवस्था को सहमति प्रदान की जाती है, किसके द्वारा? जनता के द्वारा, लोगों के द्वारा, वो किस में बदल जाती है? वैधता में। उसको स्वीकृति प्रदान की जाती है, उसको क्या कहते हैं? वैधता। अब आता है वैधता प्राप्ति के साधन। ये तो हो गए वैधता का अर्थ। अब आता है वैधता प्राप्ति के साधन कौन कौन से, ये भी अच्छा अंदर का क्वेश्चन है जो कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है कि वैधता प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं। कोई 2 साधन लिखिए तो हमारे को वैधता प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो वैधता प्राप्ति के साधन, वैधता प्राप्ति के कौन कौन से साधन हैं जिनके द्वारा वैधता प्राप्त की जाती है। तो जनता जिनके द्वारा अपना वैध उसको सहमति प्रदान करती है। साधारण तौर पे हमारे इर्द गिर्द के ही हैं वो, जैसे मतदान के द्वारा, जैसे मतदान, एक तो ये साधन हो गया। एक है जनमत, जनता का मत, जनमत, एक ये हो गया साधन। तीसरा साधन हो गया संचार के साधन, इनसे वैधता प्राप्त की जाती है। संचार के साधन। चौथा है राष्ट्रवाद, ये क्या है? वैधता प्राप्ति के साधन हैं। इनके द्वारा जनता के द्वारा वैधता प्रदान की जाती है। किसको? सत्ता को। तो मतदान के द्वारा ये भी साधन है वैधता प्राप्ति का कि जनता उस बात को चाहती है या नहीं चाहती है उस सत्ता को, तो वो मतदान के द्वारा, जनता के मत के द्वारा, संचार के साधनों के द्वारा, राष्ट्रवाद के द्वारा, ये चारों के चारों क्या हैं?
वैधता प्राप्ति के साधन। कई बार पूछ लिया जाता है कि वैधता प्राप्ति के कोई 2 साधन या 4 साधन लिखिए, तो हमारे ध्यान में होना चाहिए एक मतदान है, एक जनमत है, संचार के साधन है और राष्ट्रवाद। ये क्या है? वैधता प्राप्ति के साधन हैं। इनके द्वारा क्या किया जाता है? वैधता को प्राप्त किया जाता है। इन चारों के द्वारा क्या किया जाता है? वैधता को प्राप्त किया जाता है। इसी के साथ में जैसे आदर्शवादी एक विचारक थे ग्रीन, आदर्शवादी विचारक ग्रीन के शब्दों में, ग्रीन के शब्दों में देखो, सहमति के बारे में उसने इच्छा से प्रदर्शित किया है कि इच्छा न कि बल राज्य का आधार होता है। उसने कहा है कि इच्छा है राज्य का आधार, बल नहीं है। तो इच्छा न कि इच्छा है, न कि बल राज्य का आधार होता है, न कि बल राज्य का आधार होता है। ये बात किसने कही? आदर्शवादी विचारक ग्रीन ने, कि राज्य किसके ऊपर टिका हुआ है? जनता की सहमति के ऊपर, जनता की वैधता के ऊपर। बल राज्य के द्वारा बल के ऊपर नहीं, क्योंकि जहां पर बल का प्रयोग किया जाता है, जिस राज्य के अंदर, जिस व्यवस्था के अंदर वो सत्ता लंबे समय तक काबिज नहीं हो सकती है, वहां पे क्रांति होने की पूरी संभावना होती है, तो अधिक समय तक नहीं टिक सकती है। तो जनता की सहमति या जनता की इच्छा है राज्य का आधार, नहीं कि बल। ये बात किसने कही? आदर्शवादी विचारक ग्रीन ने कही है। तो इस प्रकार से देखिए, शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी को हम क्या कहते हैं? शक्ति व सत्ता। तो इस प्रकार से शक्ति व सत्ता के बीच की कड़ी क्या कहलाती है भाई? वैधता। क्या कहलाती है? वैधता कहलाती है। शक्ति और सत्ता के बीच में जो कड़ी पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं? वैधता। क्योंकि उसको स्वीकृति भी प्रदान होनी चाहिए, सहमति प्रदान होनी चाहिए जनता की। तो इस प्रकार से शक्ति और सत्ता के बीच की कड़ी वैधता है। कोई भी शासक शक्ति के आधार पर व्यक्ति को बाहरी रूप से, देखो बल के आधार पे, ताकत के आधार पे, कोई भी राजा है, कोई भी शासक है, वो बल के आधार पे उसको बाहरी तौर पे तो व्यक्तियों को नियंत्रण कर सकता है, परंतु अपने मन से, उनके मन के ऊपर राज नहीं कर सकता है। कौन? मन के ऊपर राज करने के लिए क्या चाहिए? उसको वैधता प्रदान होनी चाहिए उस शासक को। तो उसको उसके दिलों पर या उसके हृदय पर शासन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? वैधता की। वैधता उसके द्वारा अपने मन से सहमति प्रदान करे। कौन? जनता। तो देखो, कोई भी राजा है, कोई भी शासक है, शक्ति के आधार पर तो व्यक्ति को बाहरी रूप से नियंत्रित कर सकता है, लेकिन ये तो है शक्ति के आधार पे। परंतु देखो, वैधता वो हथियार है। कौन? शक्ति के द्वारा तो डरा धमका करके उनके ऊपर शासन कर सकता है, परंतु वो कुछ समय कर सकता है। परंतु वैधता वो हथियार है जिसके द्वारा वो क्या कर सकता है? वो लंबे समय तक शासन कर सकता है या सत्ता को अपने हाथ में रख सकता है। क्योंकि वैधता के अंदर वो चीज पाई जाती है, क्योंकि वैधता का अर्थ ही सहमति है, कि वहां की जनता की सहमति होना। तो जब सहमति होगी तो उसका विरोध नहीं होगा, तो वो लंबे समय तक राज कर सकता है। तो जबकि देखो, वैधता के आधार पर, यदि वैधता के आधार पर क्या कर सकता है? लोगों के हृदय पर शासन कर सकता है। कौन? शासक शासन कर सकता है। जिन राजनीतिक व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्रीय तत्वों के अनुरूप डाल लिया है, जिन राज व्यवस्थाओं ने अपने आप को लोकतंत्र के अनुरूप डाल लिया है, जनता की स्वीकृति प्रदान की है, जनता ने सहमति प्रदान की है उस शासन व्यवस्था को, तो उनकी वैधता बनी रही है, वो लंबे समय तक शासन किया है उन्होंने। लेकिन जो राज व्यवस्थाएं ऐसा नहीं कर पाई हैं, जिन्होंने शक्ति का या बल का प्रयोग किया है, वहां पर सदैव क्रांति देखने के लिए मिली है और वो कुछ समय ही शासन कर पाई हैं। इस प्रकार से शासन राज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए उसमें वैधता का होना भी जरूरी है।
अब हम इस प्रकार से हम निष्कर्ष तौर पे शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों के बारे में चर्चा कर ली। अब निष्कर्ष तौर पे हमारे सामने यही बात निकल करके आती है कि शक्ति, सत्ता और वैधता तीनों ही अवधारणाएं एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई है। शक्ति के बिना सभ्य समाज में सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। शक्ति के बिना समाज के अंदर शांति व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती है। नई न्याय की स्थापना की जा सकती है किसमें? शक्ति के बिना। और शक्ति वैधता के साथ में, और शक्ति क्या करती है? वैधता के साथ में जुड़ करके किसका रूप धारण करती है? सत्ता का रूप धारण कर सकती है। शक्ति के साथ में यदि वैधता को मिला दिया गया तो वो सरकार बन जाएगी, वो सत्ता बन जाएगी, तो सत्ता का रूप धारण कर लेगी। इस प्रकार समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए हमारे को वैधता और शक्ति एक दूसरे के लिए जरूरी है, पूरक हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम शक्ति को नंगी तलवार कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? शक्ति को नंगी तलवार। जबकि सत्ता को हम क्या कह सकते हैं? म्यान में ढकी हुई तलवार, म्यान के अंदर रहती है सत्ता। तो हम शक्ति को नंगी तलवार कहें तो सत्ता को म्यान में ढकी हुई तलवार कह सकते हैं, जो जरूरत पड़ने पर बाहर निकाली जा सकती है। जब शासक की शक्ति सत्ता का रूप लेती है तब उसका अधिकार बन जाता है। यह अधिकार ही उसको वैधता प्रदान करता है, क्योंकि सत्ता वैधता से जुड़ी हुई रहती है। इसलिए नागरिकों के लिए आज्ञा पालन, जनता को जो शासक है उसका आज्ञा पालन उसका कर्तव्य बन जाता है। किसका? जनता का कर्तव्य बन जाता है कि सरकार है या जो शासक है उसके आदेशों की पालना करे, क्योंकि उन्होंने वैधता प्रदान की है उस सत्ता को या उस सरकार को। इसलिए उसके आदेशों को मानना जनता का क्या है? कर्तव्य बने जाता है। इस प्रकार से हमारा शक्ति, सत्ता और वैधता का जो सेकंड अध्याय था वो संपन्न हुआ। और अब हम कल चर्चा करेंगे। अगला हमारा अध्याय है वो है हमारा अगला अध्याय धर्म। तीसरा जो लेसन चलेगा हमारी प्रथम यूनिट के अंदर, हमारे उधर से 2 यूनिट पूर्ण हो चुके, इधर प्रथम यूनिट चल रही है, तो अब चलेगा हमारा धर्म, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद।